test 1 of our test series program. Enough have been discussed. I just wanted to make you note some of the important write-ups that you have attempted, and thereby you have created a problem in not scoring the answer. तो एक दो पेपर को आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपने क्या गलती की है. अगर क्वेश्चन था डिपोजिशनल फीचर ऑफ अर्ग डेजर्ट, तो मुझे क्या अपने आंसर को सैंडी डेजर्ट से शुरू करके विंड एक्शन नहीं बताना चाहिए था. जब तक आप विंड एक्शन नहीं बताओगे, आपने अपने आंसर को तो कंप्लीट करा ही नहीं. विंड एक्शन देने के बाद यू हैव टू टेक अप द रेफरेंस ऑफ एंटायर मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट. अब ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, उसके बाद आप सिर्फ डिपॉजिट्स दे दोगे तो आंसर कंप्लीट नहीं बनेगा. Different types of atmospheric lifting. Are we not supposed to get on to the reference of why the atmosphere is always on move and then get on to the lifting? ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं. Discuss range of benthic resources. Benthic zone are the zone at the bottom of the ocean where unavailability of sun rays make respiration of most of the species difficult. ऐसा ब्लंडर थोड़ी ही लिखोगे. आपको अपने कंटेंट को क्वालिटी के तौर पर इवॉल्व करना है, तो क्वेश्चन की डिमांड को समझ कर आंसर लिखना है. पॉलीमेटालिक पोटैटो शेप्ड निक, मतलब नॉट गोइंग दैट वे. कोई भी पॉइंट को आप देखेंगे विद द रेफरेंस ऑफ इरप्टिव हिस्ट्री, तो आप पहले वोल्केनो का डेफिनेशन डालोगे ना. वोल्केनो के डेफिनेशन को डालने के बाद, जैसे हमने बार बार आपको मॉडल आंसर में भी समझाया, VEI को जस्टिफाई करेंगे. अब यहाँ पर एक मेरा ऑनलाइन टेस्ट का आंसर है, आपको दिखाते हैं. ये VEI का रेफरेंस में बेस्ड ऑन इरप्टिव हिस्ट्री वी वर सपोज टू टेक अप दी वोल्केनो. पहला डायग्राम बना दिया वोल्केनिक कोन का, कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्मा, ट्रैप्ड गैसेस का फैक्टर बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बसाल्ट एंड रायोलाइट डिस्क्राइब कर दिया. इरप्टिव इंटेंसिटी में हवाइयन टाइप, स्ट्रम्बोलियन टाइप, ध्यान से देखते जाओ, विसुवियन टाइप along with Pillenian type and then ultra Pillenian with phreatomagmatic. हमने यहाँ excellent दिया है. मार्क्स कम इसलिए दिए क्योंकि I was expecting ये VEI का डायग्राम also. तो आप खुद से कंपेयर करो आंसर ऑफ दिस एंड आंसर ऑफ दिस. आपको खुद समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे. उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ें. इफ़ आई जस्ट टेक अनदर टेस्ट पेपर टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड सी द थिंग्स. आप यहाँ ध्यान से देखो, एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडमली. हमने क्वेश्चन पूछा था, गिव अ रीजन्ड अकाउंट ऑफ मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो आपको यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन देकर उसके कॉजेज एज नेचुरल और ह्यूमन को डिमार्केट करके इफेक्ट करनी है. तो इफेक्ट में अगर आप यूज़ कर रहे हो टर्म एट एटमॉस्फेरिक लेवल, एट एटमॉस्फेयर द रिल्म और स्फेयर, doesn't it sound to be much more better expression for us to take into account? मतलब आप जब तक on realms, हमने यहाँ लिख भी रखा है, well covered point but you need to mention IPCC, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो change of climate and its effect, I need to make it more formal. तो IPCC ने हमें 6 defined effect बताए हैं. 6th assessment report talks about urban climate और उसका effect, तो उसका mention होना चाहिए. इसी तरीके से अगर हम आपको एक जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बारे में बताएं, द क्वेश्चन वाज कंपेयर द लोकेशन वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद टोर्नाडोज एंड थंडरस्टॉर्म्स. क्वेश्चन नंबर 2B के बारे में बात कर रहे हैं. तो आपको बिगिन करना चाहिए विद व्हाट इज मेंट बाय टर्ब्यूलेंट वेदर. डजंट इट साउंड लॉजिकल कि भाई थंडरस्टॉर्म्स और टोर्नाडोज तो टर्ब्यूलेंट वेदर मैकेनिज्म को जज करते हैं ना. तो आपका डेफिनेशन वहाँ से होकर फिर थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नाडो पर जा सकता है. थंडरस्टॉर्म का डेफिनेशन देते समय थंडरस्टॉर्म एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वहीं पर उसके स्टेजेस का मेंशन कर देना चाहिए. व्हेन आई टॉक अबाउट मेसोसाइक्लोन आई रिलेट थंडरस्टॉर्म्स विद टोर्नाडो. तो वो रिलेशन को आप ब्रिज बनाकर टोर्नाडो के साथ ले जाओ. अगर आप इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं करोगे तो आंसर नहीं बनेगा. हमने इस आंसर में यही कमेंट किया है, आंसर टू बी डिवाइडेड इनटू टोर्नाडो एंड थंडरस्टॉर्म्स, and you have to talk about the types, location, structure for both of them and relation between the two. Because जब तक आप इस पॉइंट पर जस्टिफिकेशन नहीं दोगे, you are not creating your answer. जो भी पेज आप ब्लैंक छोड़ते हो, बिकॉज आपके पास 8 क्वेश्चन हैं, आपको 5 करने हैं, यू मस्ट क्लियरली ओमिट इट.
अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ोगे तो इवैल्यूएशन आगे रुकेगा। आप बहुत ध्यान से ह्यूमन एरर को कंटेन करने वाली बात सोचें। क्वेश्चन नंबर 5B कंपलसरी क्वेश्चन था। एक और रैंडम क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं। डिस्कस फॉग एज अ माइनर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इनटू कंडेंस फॉग। अरे कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट. It involves cooling, that can be contact cooling, that can be adiabatic cooling. उसके बाद ही तो आप near surface cloud with WMO defining it as structurally and compositionally cloud है, यही करके तो justification दोगे, नहीं दोगे तो आंसर कैसे बनेगा? You have to understand this. अच्छा, एक और पेपर दिखाकर आपको एक और पॉइंट प्रूव कराना चाहते हैं, और वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जस्टिफिकेशन ज़रूर लीजिए। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, रेंज ऑफ बेंथिक रिसोर्सेज। अब रेंज ऑफ बेंथिक रिसोर्सेज में इस स्टूडेंट ने बेंथिक एरियाज आर द एक्वाटिक सिस्टम, गलत डेफिनेशन हुआ, डीपर लोकेशन। ऑल्दो नॉट प्लेन्स, दीज आर एरियाज विद वेरिएबल रिसोर्सेज प्रेजेंट, कोई ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज ऑफ बेंथिक एरियाज टेराजेनस, कॉस्मोजेनस, बायोजेनस, हाइड्रोजेनस, पूरा का पूरा ब्लंडर हो गया ना। दिस इज द मरीन सेडिमेंट्स, रिसोर्स थोड़े ही ना है। वैसे ही आप ध्यान से देखो, अगर आपने आंसर में डायग्राम बनाने हैं और आप डायग्राम टूवर्ड्स एंड एक साथ बना दो और शुरू में आपका राइट अप ऐसा नो सॉर्ट ऑफ अ डेड राइट अप चला जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपके रीडिंग के लिए ये आसान होगा कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा? बिल्कुल नहीं। आप जब खुद रीड नहीं कर पाओगे तो एग्जामिनर आपको कैसे देगा? डिस्कस द डिटरमाइनर ऑफ वेदरिंग रेट। वेदरिंग में क्या आप वी और आई शेप्ड वाली लिखोगे? ये बिल्कुल क्लियर लैक ऑफ रिविजन है। आपको अपने आप को पॉइज लेवल पर रखना है बच्चों। मुझे पता है आप लोगों के लिए टेंशन है, मेंस आर राउंड द कॉर्नर, आपको ऐसा लग रहा है तैयारी नहीं हुई है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें तैयारी, कल आपका पेपर है, आज रात तक लगेगा नहीं है हम तैयार। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप को पॉइज्ड रखना है। गलतियों को रियलाइज़ करो हर पासिंग टेस्ट के साथ और कोशिश करो कि उसको ओवरकम करो। चाहे वो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन की बात थी, चाहे हेस्ट के वर्जन में आपने कंटेंट को रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया, ऑर्गेनाइज नहीं किया, डायग्राम सही जगह पर नहीं बनाए, ये सारी चीज़ें आपके मार्क्स का टोल लेती हैं। और जब तक आप इन चीज़ों को ओवरकम नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी अपने स्कोर को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। यू हैव टू टेक द अंडरस्टैंडिंग। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी मतलब ये समथिंग विच इज़ रिलेटेड वेरी क्लियरली टू लैक ऑफ रिविजन और समथिंग दैट आई ऑलवेज से, पैनिक बटन ट्रिगर करा और आपकी वर्क एफिशिएंसी हुई ज़ीरो। कास्ट टोपोग्राफिकल फीचर पूछा है ना, तो अगर आंसर में आप अर्ली स्टेज, मैच्योर स्टेज लिखोगे तो आपने तो कास्ट साइकिल लिख दिया बीड और बिजिक का, क्वेश्चन तो वो पूछ ही नहीं रहा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं कि आप कॉमनली क्या गलतियां कर रहे हो। तो टेस्ट 1 का जो एक फीडबैक है हमारी तरफ से, इंडिविजुअली आप सबके टेस्ट पेपर्स में हमने लिख दिया है, आप लोगों को मेल कर दिया है। जिन्होंने फिजिकल लिखा वो आके कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दो, डायग्राम के प्लेसिंग पर ध्यान दो, लैंग्वेज पर ध्यान दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स को जितना कंटेन कर सकते हो करो। एंड डेफिनेटली डोंट 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 पैनिक, कीप ऑन रिवाइजिंग। Test number 2 on bio and environment geography, including the study of Indian environment geography. As you are attempting this test, I just wanted to have a pre-discussion video of what you were supposed to do up with the questions that I asked. So एक nature of questions को ज़रा overview करके देखिए and समझने की कोशिश कीजिए requirement of writing क्या थी। हमने क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी है, राइट नोट ऑन कॉजेज ऑफ सी लेवल चेंजेस। डिफाइन करो फ्लक्चुएशंस इन सी लेवल, आइडेंटिफाई करें सी लेवल चेंजेस कैन बी बोथ बाय नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में यूज स्टैटिक एंड आइसोस्टैटिक लिखना चाहिए। ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज में मेल्टिंग ऑफ आइस एंड थर्मल एक्सपेंशन के बारे में मेंशन होना चाहिए। Do identify the local levels where extraction of groundwater, modification of hydrological cycle, etc. are giving on. Don't complete your answer without mentioning what are the consequences of the sea level change. Next question I have asked, avail brief detail of challenges faced by soil.
सॉइल का डेफिनेशन दो, इडाफिक फैक्टर है, टॉप मोस्ट होराइजन है. It's the challenge that is correlated with all the range of unsustainable usage. So you should talk about everything that is related to problem of quality and quantity of soil. Identify how the percolational or calcification processes have been increased or modified when it comes on to the reference of soil as unsustainable use by human. Example cite करते जाइए, फिजिकल और केमिकल दोनों ही कैटेगरी का रेफरेंस देके. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. What is the canopy heat trap? Canopy heat trap is essentially associated with the urban heat dome concept. Canopy heat trap के आप different categories को justify करेंगे apart from the causes. So how it is in urban area that we have got surface heat trap, intermediate heat trap, and atmospheric heat trap, and it is related because of larger attainment of insolation and lesser re-radiation because of the concrete jungles that we have created. Diagram ज़रूर बनने चाहिए. Explain the impact of biotechnology on gene pool. Answer शुरू होगा gene pool से. What is meant by gene pool? वेविलॉव के जीन पूल सेंटर्स का यहाँ कुछ खास काम नहीं है, अवॉइड कर सकते हो. जीन पूल सेंटर्स या जीन पूल के बारे में डेफिनेशन देकर बायोटेक्नोलॉजी which is correlated with mobilization of genetic pool in order to attain certain economic mileage. किस तरह से जेनेटिक पूल को डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में पल्यूट कर रहा है और जो बायोटिक पोटेंसी है उसको डिक्रीज कर रहा है. इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स को जस्टिफाई करके जीन के पल्यूशन लेवल या जीन पूल के मॉडिफिकेशन का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल डोमेन पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. डिस्कस विडोज एंड फ्रियाटिक जोन इन वाटर रिसोर्स प्लानिंग. आइडेंटिफाई करो ग्राउंड वाटर को, रिकॉग्नाइज बेडोज एंड फ्रियाटिक जोन. डोंट मिस आउट इन राइटिंग. फ्रियाटिक में शैलो एंड डीप फ्रियाटिक होते हैं. डू मेंशन एक्विक्लूड एंड एक्विटार्ड एंड देन टेक अप द रेफरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स प्लानिंग. कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिख रहा है, एग्जाम्पल इंडिया से भी ले लो और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भी ले लो, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट ग्राउंड वाटर, it's groundwater depletion both in terms of quality and quantity that has to be taken into consideration. Okay, question number 2 part A. Explain soil regime of global and local importance. Global importance बताइए soil formation process. सॉइल में जो ग्लोबल सिग्निफिकेंस में है उसमें आप पोडजोलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम द डोमेन दैट इज रिलेटेड टू लीचिंग लेटराइजेशन करते हैं. एंड व्हेन आई टेक अप समथिंग विच इज लोकल यू जस्टिफाई इट विद पोडजोलाइजेशन का वेरिएशन अलॉन्ग विद हिस्टोजोल दैट इज ग्लेइंग एंड मिनरलाइजेशन इन योर डोमेन. नटशेल आपको सारे कैटेगरीज ऑफ सॉइल फॉर्मिंग रेजीम इनटू बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कैटेगरीज के बारे में लिखना है. डायग्राम ज़रूर बनेगा. अवेल डिटेल अकाउंट ऑफ ग्लोबल अटेम्प्ट्स टू अबेट मरीन पोल्यूशन. आपको इसमें UNCTAD का रेफरेंस लेना पड़ेगा. मरीन पोल्यूशन की कैटेगरीज को डिमार्केट करना पड़ेगा. मरीन पोल्यूशन की कैटेगरीज में आप मार्पोल का रेफरेंस लेके बाय शिप्स का जस्टिफिकेशन दीजिए. लंदन कन्वेंशन का रेफरेंस लेकर सस्पेंडेड सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करिए, जिसमें ग्रेट पैसिफिक गायर पैसेज के बारे में बात करोगे, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में बात करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट व्हेन आई टॉक अबाउट मरीन पोल्यूशन वी टेक अप द मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स नेचुरल कंडीशंस. तो इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑयल स्पिल्स एंड एक्सेट्रा रेफरेंसेस का जस्टिफिकेशन दोगे. नटशेल पॉइंट जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये, UNCTAD के रेफरेंस में सारे कैटेगरीज ऑफ मरीन पोल्यूशन को लिखते हुए अबेटमेंट मेजर एंड विच आर द इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस रिक्वायर्ड चाहिए था इस आंसर में. What elaborate on multiple barriers of limit to distribution of organism. Answer should be starting on with the distribution of animals, that is dispersal mechanism of animals, and then how it is physiographic barrier, shoreline barrier, it is mobility, we call it innate ability of the animals. Like I don't just have climatic, I don't just have physiographic, I also incorporate the innate ability of organisms that tends to determine the limit.
हैबिटेट वेरिएशंस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड, बट जब आप फिजियोग्राफिक और क्लाइमेटिक के बारे में बात करते हो तो हैबिटेट जस्टिफाई होता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक इंट्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन विद जूओ जोग्राफिकल प्रोविंस का मेंशन दे सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। Question number 3, part A, explain Ellen Bergman rule on adaptability of organism. Adaptability of organism by Ellen and Bergman goes up with the fundamentals of ecology. तो शुरुआत करो, ecology is adaptation or interlinks of organism with its surrounding and among themselves. Around surrounding में जब abiotic relation बोलते हैं वहाँ पर adaptation आता है। Adaptation is essentially related to temperature and precipitation. Ellen and Bergman rule जो है वो majorly heterotroph पर apply होता है, and it is all correlated to body shape, size of the limbs, basically to retain or to ease out the body heat. तो आप एलन और बर्गमैन रूल का बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन के साथ राउंडेड बॉडी, मोर फ्लैट बॉडी, मोर एक्सपोज लिम, मोर से कवर्ड लिम, यू हैव टू जस्टिफाई दैट डोमेन, और उसके साथ एग्जाम्पल देते जाइए बायोम्स के सपोर्ट में, एंड ट्राई टू जस्टिफाई दैट व्हेन आई टेक द रेफरेंस ऑफ conformers, it is this kind of adaptation that they provides them with a bigger geographical range. Separately लिखना चाहिए. What is meant by ecological succession? Write details of succession types. Ecological succession का definition दिया. Types of succession में primary, secondary लिखोगे for sure. Convergent and divergent evolution लिखोगे, that is for sure required. यहाँ पर आपको जज क्या करना है कि आपका आंसर का क्वालिटी बनेगा जब आप हाइड्रार्च, जेरार्च को डिस्टिंग्विश करेंगे, आप ज़ेरोफाइट एंड हाइड्रोफाइट का डिस्टिंक्शन लेंगे, एंड यू आर वेरी क्लियरली मेंशनिंग द सेरे और सेराल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट. अगर ये चीज़ें मिस आउट हो गई हैं तो आंसर इनकम्प्लीट कहा जाएगा. What are the challenges faced by coral reef? Examine the requirement of coral reef protection. बहुत ही बार कहा सुना जा चुका टॉपिक है. कोरल रीफ से शुरुआत करो. Marine organic constructs that has been identified with the tropical water, essentially been associated with the problem of bleaching. Bleaching is symbiotic relation being interrupted. Zooxanthellae leaving corals, decolorization, susceptibility to diseases, and definitely when I talk about the habitat destruction for coral polyps, and the green, which is the carbon sink, that is by default increasing the acidification of the photic zone and further leading to carbonation. आपको ये पूरा स्पाइरल जस्टिफाई करना है. उसके बाद आओ कोरल प्रोटेक्शन पर. तो पोल्यूशन अबेटमेंट भी है, कंट्रोल ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर भी है. आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ कोरल इज आइडेंटिफाइड टू बी द इमीडिएट सोल्यूशन that we have mobilized somewhere to justify termination of or breaching up of that vicious cycle of coral destruction. चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द आइडेंटिफाइड कॉजेज ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी. हमने कई बार आपको समझा दिया. इस वाले क्वेश्चन को फेस वैल्यू पर हम कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ा ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखा जाए. तो भाई इसका आंसर लिखा जाएगा विद द रेफरेंस वेरी क्लियरली ऑफ हिप्को. Habitat destruction, invasive alien specimen, human population with IPAT, pollution, climate change and over exploitation. ये 6 सेगमेंट डाल दिया, आपका आंसर हो गया कंप्लीट. इसी के साथ आपको एग्जाम्पल साइट करने चाहिए, राइट. ओके, एक्सप्लोर द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ मोबालाइज बेंथिक माइनिंग. आपको पिछले टेस्ट में बेंथिक माइनिंग रिसोर्सेज पूछा, यहाँ पर इम्पैक्ट पूछा. तो इम्पैक्ट में आप सीधा सीधा ISA और IPCC का रेफरेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, बट ISA का रेफरेंस लीजिए डोमिनेंटली. एडेड टू इट टेक अप द रेफरेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड रेंज ऑफ इकोलॉजिस्ट. जो लाइट पोल्यूशन, pollution because of pathogens, pollution that is related to the intrusion of sound, because the robos that will be descended to that depth by default will be disturbing the habitat to which the benthic organisms are associated. Rather it is debated कि इस तरह के रोबो डिसेंट से हम कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको शायद जानते भी नहीं हैं वो विदाउट नोटिस्ड एक्सटेंट हो सकते हैं. तो यू हैव टू टेक अप द रेफरेंस ऑफ impact that can be related to habitat destruction, impact that can be related to the disturbance of the entire setup in this deep, dark, quiet location.
What is the relation between economic geology and environment? तो इकोनॉमिक जियोलॉजी और एनवायरनमेंट के इस क्वेश्चन में आपको फोकस करना है सस्टेनेबल माइनिंग को लेकर. इस क्वेश्चन के आंसर के बिगिनिंग में आप ज़रूर लिख सकते हो हाउ इट इज़ दैट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर टेंड्स टू डिटरमाइन द रिसोर्स बेनिफिट. बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एनवायरनमेंट और जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, तो माइनिंग से कौन कौन से डेट्रीमेंटल आउटकम है और उसको किस तरह से हमें अबेट करना है. What are the components of integrated forest management system? IFMS under Forest Conservation Act 1980 is quality control measure of Indian forest. और quality control measure में control of invasive species, forest fire control are the important domain that we take up. It's a centered sponsored program. Implementation जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रायोरिटी बेसिस पर है. And you have to justify the aspects that are being correlated with it. Why quality control is an important domain करके आंसर को complete करूँ. Chronology of growth of environment education from the classical phase to modern phase to contemporary phase, that is informative with concern, informative concern and action taken. अर्थ समिट से हम कंसर्न एंड एक्शन टेकन की बात करते हैं. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हम इंफॉर्मेटिव एंड कंसर्न से एसोसिएट करते हैं क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हैज़ गिवन अस द बिगिनिंग ऑफ द यूसेज ऑफ द टर्म सस्टेनेबिलिटी. और फिर आप UNFCCC, CBD, UNCCD का ब्रीफ डिटेल्स दे सकते हो. ब्रीफली एक्सप्लेन द लिमिट ऑफ टॉलरेंस. ये जो आप रियलाइज्ड एंड फंडामेंटल निच का जो डायग्राम लेते हो उसको लेकर अबंडेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नो ऑर्गेनिजम्स एंड द ऑप्टिमम रेंज का डायग्राम लो और उस डायग्राम के बेसिस पर लिमिट एज टेम्परेचर, pH वैल्यू, वाटर बेस्ड आंसर लिखेंगे. हाउ द वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड एज अ बिग चैलेंज इन वर्ल्ड. वेस्ट का जेनेसिस के बारे में बात करिए, वेस्ट के कैटेगरीज के बारे में बात करिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, टॉक्सिक, केमिकल, न्यूक्लियर, और फिर चैलेंजेस का डिमार्केशन जस्टिफाई करें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ई. इफ आई हैव टू सी इट, इकोनॉमिक प्लानिंग इज रीओरिएंटेड टुवर्ड्स एनवायरमेंटलिज्म. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हियर वी हैव टू जस्टिफाई हाउ सस्टेनेबल प्लानिंग इज बीइंग टारगेटेड. तो आपके आंसर की शुरुआत होनी चाहिए कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इट्स नेचर ऑफ implications that we are experiencing as global community, and thereby getting into the domain of why we need to proceed towards sustainable environmental development. तो आप सारे sustainable clauses with some sample case examples देकर इस आंसर को create कर सकते हैं. Question number 6, write note on approaches to combat desertification applied in India. Start answer with what is meant by desertification. Recognize how it is that tropical countries are more prone to desertification. Desertification के dimensions को judge करना है. Desertification is killing of the biotic potential of any given habitat. तो ये desert के साथ सिर्फ associated नहीं है. Soil erosion, biotic potential terminated because of landslide, eutrophication and water related problem, unsustainable agricultural practices leading to soil exhaustion. Are you getting it? अगर आपको desertification abatement program in India की बात करनी है, इसका मतलब आपको सारे domain of extreme environmental challenges that have led to the development of depleted biotic potential of land, aquatic habitats and thereby their abatement measure के बारे में बात करनी है. So I'll advise you that you start your answer with definition of desertification by UNCCD. Take reference of different causes that has led to the decrease of the biotic potential in different locations of the country. Identify its implication and then take up the abatement of desertification attempt with India ratifying land degradation neutrality with the attempt of UNCCD. आपका आंसर एकदम properly बन जाता है. In light of Sendai framework, outline the aspect of National Disaster Management Plan. Sendai framework, United Nations Office on Disaster Risk Reduction. India का NDMA since Hyogo framework 2005. Identify its functioning under the domain of PMO, justifying
how important it is for the country like India to mitigate disaster, because our population is less resilient and more vulnerable. What are the types of disaster that we face in our country? जो कैटेगरीज को हम डिमार्केट करते हैं फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ एनडीए में, उनका मेंशन करिए, बिकॉज क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये है, इन लाइट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. तो सेंडाई फ्रेमवर्क के जो 7 क्लॉजेस हैं उसका रेफरेंस लेकर हमारा बिल्ट बैक बेटर, रेजिलियंस एनहांसमेंट, प्रिपेयर्डनेस, अर्ली रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इन सब के बारे में आपको जजमेंट देनी चाहिए. माइंड इट, बिल्कुल शुरू में सारे कैटेगरीज ऑफ डिजास्टर लिख दो, नहीं तो रेपिटेटिव एरर आ जाएगा इस पर्टिकुलर आंसर में. व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ इंडियन सॉइल? ICAR इंडिया में 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल रिकॉग्नाइज करता है. हमारे आंसर में सारा मेंशन आना चाहिए. अलूवियल सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के साथ जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल कैटेगरीज डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं. मेंशन करें what are the chemical composition, where are they found, which are the geological category, and what is a general purpose use of each one of them, and it suffices. Alluvial soil, black soil, red soil, desert soil, montane soil, saline alkaline soil, peat bog soil, and the soil that is related to the category of desert. So all these have to be applied into domain. सजेस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा कहते हैं आपको अपना ओवरलैप को देखना चाहिए. मतलब अगर मेरे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5E में एक क्वेश्चन आया है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज रीओरिएंटेड टूवर्ड्स एनवायरमेंटलिज्म, वो मेरा कंपलसरी क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे से एग्जामिनर ने पूछ लिया, सजेस्ट द रिक्वायरमेंट फॉर प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Are you noticing that these are repetitive nature of the question? आपके पास चॉइस तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ है, क्वेश्चन नंबर 5 तो कंपलसरी है, आपको करना ही है. तो बहुत क्लियर है कि इस तरह के कंडीशंस अगर हमारे सामने आ जाएं तो हमें आंसर या क्वेश्चन की सिलेक्शन रैशनली करनी चाहिए. तो अगर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग वाला क्वेश्चन किया जो मुझे करना है, कंपलसरी है, तो ये वाले क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इट इज सेम आंसर दैट यू हैव टू अप्लाई. Part B, avail an account of reclaiming method of salt affected area, salinization, calcification, water logging in drier location. बताइए salt affected areas कैसे develop होते हैं, what are the challenges that are correlated to it. और उसके बाद फिर जो अगर calcification salt generate कर रहा है तो लीचिंग हमें सॉल्ट से सॉल्ट रिमूवर में मदद करेगा ना. तो आप टेक्निक्स ऑफ सॉइल अफेक्टेड एरिया के रिक्लेमेशन की जब बात करते हो तो लीचिंग की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ जिप्सम की बात करते हैं. माइंडेड वी हैव टू ऐड कि हमारे कोस्टल लोकेशंस में भी सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज आर एनहांसिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस लैंडफॉल ऑफ द सुपर साइक्लोन्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर. तो एक जो लीचिंग का मेथड है, जिप्सम एप्लीकेशन का मेथड है, सॉइल रेजिस्टेंट क्रॉप्स कल्टीवेशन का मेथड है, उसके अलावा फेंसिंग एज द बल्क वॉक टू रिड्यूस द लैंडफॉल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं. डिफाइन फेमाइन, ऑल्सो आउटलाइन इफेक्ट्स एंड रेमेडीज. फेमाइन इज मैन मेड एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी. इट हैज बीन आइडेंटिफाइड टू बी क्रोनिक कैटेगरी एज आउटलाइन बाय FAO. इसके कॉजेज और कंसिक्वेंसेस का एक बड़ा बोल्ड स्पाइरल बताया है FAO, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ ने, along with the reference of United Nations World Food Program. आप definition दें. It is related to the chronic food insecurity which has been identified with children mortality and mortality rate. It is largely caused by unprecedented conditions relating to change of the climate, political conflicts, climate induced migration, vulnerable population which are not having the entitlement of the food stuff. ये सारी चीज़ें देकर आपको इफेक्ट और रेमेडीज को इंटीग्रेट करना चाहिए. इफेक्ट विल बी कोरिलेटेड विद what all are the change, categories or channels with which I associate food insecurity का दो vicious cycle है. So it is going to reduce my health condition, my employability, it is going to cost on my earning, that is further going to create out the detrimental effect on my food acquisition and its
यूटिलिटी। तो आप इसकी रेमेडीज़ के बारे में जो बात करते हैं तो वो कॉजेस से ही रिलेट होता है। रेमेडीज़ इज़ ऑल कोरिलेटेड टू मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, एनहांसिंग ऑन अवेयरनेस अमंग द इंडिविजुअल्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, और नटशेल में क्या सपोर्ट लेना चाहिए? फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स: अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, स्टेबिलिटी, यूटिलाइजेशन। इनके कंपोनेंट्स को लिख दो, आंसर बन गया। What are the constraints in coastal agriculture? Explain it in Indian context. कोस्टल एग्रीकल्चर पूछने का सीधा सीधा मतलब सिर्फ यही था कि वी इन द कोस्टल एरियाज आर बिकमिंग एक्सट्रीमली वल्नरेबल when it comes on to water pollution, sea surface temperature increase, tropical cyclonic surges. It is by default the orientation of increasing population concentration in the coastal areas. Sagarmala जैसे development which is relating to increase in the pollution or the port led industrialization. आप और of course deltaic plains हैं तो unsustainable agricultural practices. इन सारी चीज़ों को justify कर कर आपको notice करना है कि how the change of the climate, unsustainable encroachment of the coastal areas, depletion of mangroves and the coastal beaches and grasslands, depletion of the biotic potentials of the coastal region, and mobilization of increased frequency, duration, intensity of cyclonic surges and other hazard is creating out a challenge when it comes on to the coastal ecosystem including agriculture. और जैसे आपको salt reclamation वाले point में बताया, here you have to talk about अबेटमेंट। तो आप हर पॉइंट को, क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, आप हर पॉइंट का प्रॉब्लम और उसके साथ पैरेलल सोल्यूशन करके आप इसको लिखेंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फंडामेंटल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। फंडामेंटल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी ना 4 प्रिंसिपल से आता है: सोलर एनर्जी, इंटीग्रेशन ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी, द कैपेसिटी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी टू हैव अ रेजिलियंस रिवर्टिंग बैक द untoward or challenging avenue, and definitely the balance of the population. तो ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लेकर आपको बायोडाइवर्सिटी या बायोटिक कम्युनिटी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी और रेजिलियंस के रेफरेंस में इस आंसर को लिखना है। इट्स हार्ड कोर इकोलॉजिकल आंसर। Give an account of world distribution of land animals. How many types of animal dispersal are identified? पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो सीधा सीधा उठा लो वेलिस प्रोविंस, आइडेंटिफाई कर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक प्रोविंसेस और उसका जनरल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, और दूसरे में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल आर आइडेंटिफाइड। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए that animals with their innate ability facilitated by the natural conditions have got the capacity to migrate from one place to other, and the migration can be correlated to slow, sudden, forced, voluntary, और इन कैटेगरीज की इम्प्लीकेशन बताएंगे। जो स्लो होते हैं वो लार्जली नेचुरल होते हैं, दे आर मोर कोरिलेटेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अडेप्टेशंस ऑफ एन एक्सोटिक ऑर्गेनिज्म इन अ न्यू एनवायरनमेंट, और जो फोर्स्ड होते हैं, जो सडन होते हैं, दे आर नॉट जस्ट डेट्रीमेंटल ऑफ द एक्सोटिक वन, दे कैन ऑल्सो क्रिएट द चैलेंज फॉर द एंडेमिक वन, बिकॉज एक्सोटिक वन जो है वो हो सकते हैं इन्वेजिव एलियन स्पेसिमेन। तो इस तरह से बैलेंस करके आप इस आंसर को लिख सकते हो। दिस इज माई प्री डिस्कशन वीडियो। आई विल बी शेयरिंग द मॉडल आंसर विद यू बाय इवनिंग, एंड एज द इवनिंग सेशन स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग द आंसर, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक नोट वेरी क्लियरली दैट आंसर का कंटेंट मेंटली फ्रेम हो तभी आप आंसर को राइट कर सकते हैं। So whatsoever challenge you have faced while writing test 1 and now test 2, please make sure that you are working to overcome that. All the very best for your upcoming main examination.